इंसान का जो बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है तो वो ईश्वर उसको सिखा के भेजता है नाचना, गाना और चित्र बनाना। आप देखेंगे 1 साल के बच्चे को देखिए, उसको कोई गाइड नहीं करता कि चित्र बनाए क्या। वो अकेला बैठेगा, मस्ती में झूमता रहेगा, मुँह से कुछ आवाज़ निकालता रहेगा और वो जिसको लोग बोलते हैं गोदा-गादी कर रहा है, तो वो करता है। फिर उसको जैसे माहौल मिलता है तो उसके हिसाब से अपना वो स्किल और डेवलप कर लेता है। मैंने अभी इसके पहले भी कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएँ हैं। 72% जो पूरा मार्केट जो है फैशन और फैशन पे हो गया। नो फिकर में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं सुधीर सिंह जी, जो कि चित्रकला से लेकर के मिट्टी कला और पत्थरों पर भी अपनी चित्रकला के नुमाइंदों को परोसने के लिए जाने जाते हैं। रीवा क्षेत्र में इनकी पेंटिंग काफ़ी प्रख्यात है। साथ ही साथ ये अपनी कला को कहीं ना कहीं हर दर्जे पर, हर स्तर पर अपने आप की पहचान को निखारते ही जा रहे हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आप पेंटिंग क्षेत्र से आते हैं या फिर कहें एक शिक्षक हैं और कला क्षेत्र को आप कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो पेंटिंग क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत हुई होगी, तो उस सफ़र को जानना चाहेंगे कि कैसे इस क्षेत्र में, आपकी कला के क्षेत्र में या पेंटिंग के क्षेत्र में आपकी शुरुआत हुई। वैसे मैं स्कल्प्टर पहले, मूर्तिकार पहले रहा और बचपन से मूर्तियाँ ही बनाता रहा। लेकिन शिक्षक होने के बाद जब मुझे शारीरिक संरचना पढ़ाने का, समझाने का मौका मिला, तो मैं चित्रकला विभाग में भी, मूर्तिकला विभाग में आता जाता रहा। तो वहाँ से कब मैं चित्रकार बन गया मुझे पता नहीं चला। तो दोनों विधाएं जो हैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ और अब तो सिखाता हूँ। अब तो मैं कला शिक्षक ही हूँ और अपने काम भी करता हूँ। तो सर, आप जैसे कि पेंटिंग के बारे में पहले जानना चाहेंगे कि पेंटिंग क्या है। जो हमारे दर्शक हैं, आज कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग के लिए इनको स्कूलों में सीखने को मिलता है, तो वो तिरंगे को पेंटिंग में समेट के सोच लेते हैं कि हम पेंटिंग करना सीख गए, या फिर कहीं ना कहीं सेव बनाकर वो पेंटिंग करना। लेकिन आर्ट के रूप में पेंटिंग को कैसे आप देखते हैं? एक्चुअली जहाँ जैसा माहौल, स्कूलों में कुछ स्कूल हैं जो खाना पूर्ति करते हैं कि हमारे स्कूल में एक आर्ट टीचर होना चाहिए, और कई स्कूल ये सोचते हैं कि चलो 2-4 बच्चे कुछ काम चलाऊ हो जाएं। ये मैंने महसूस किया है जब मैं स्कूली शिक्षा में आया। कॉलेज में तो ठीक था, कॉलेज में तो लोग तय करके आते हैं कि हमें ये सीखना है, तो वहाँ मेहनत कम पड़ती है। पर स्कूलों में क्या हुआ कि पेरेंट्स, अगर हमने थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों को बढ़ावा दिया तो पेरेंट्स कहते हैं कि अरे ये पढ़ो लिखो, ये क्या कर रहे हो, इसमें वक्त ज़ाया मत करो। बल्कि लोगों को, छोटे शहर वालों को ये मालूम नहीं है कि इसमें भी उतनी ही संभावनाएं हैं जितना कि यूपीएससी और एक्चुअली कुछ लोग पढ़ते हैं ना नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो ये फील्ड भी ऐसा है कि इसमें भी पैसे कमाए जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा। हमारे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिज़ाइनर हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, और वो अच्छी खासी सैलरी उठा रहे हैं, कुछ अपना खुद का काम कर रहे हैं। तो बच्चों को ये बताना कि ये भी एक फील्ड है, नीट जो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो इसमें भी है एनआईडी, यूसीड, सीड, मतलब वही जो लेवल है आईआईटी का, जो लोग वैल्यू लेके चलते हैं ना इंजीनियर्स के लिए कि भाई वो लेवल। तो इस फील्ड में भी उस हायर लेवल की एजुकेशन है, और उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल उसकी वैल्यू है। यहीं के रीवा के काफ़ी स्टूडेंट्स आर्ट फील्ड वाले वो विदेशों में हैं, वहाँ प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं। तो मेरे ख्याल से इसको उसके पैरेलल ही रखना चाहिए, स्कूल वालों को भी समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। अच्छा है आपके चैनल से ये बात जाए, सबको समझ में आए कि इसका भी उतना ही महत्व है जितना कि मैथ, साइंस, जो भी और सब्जेक्ट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और बल्कि वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स है आर्ट।
सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप जैसे कि सबसे पहले एक मूर्तिकार हैं, मूर्ति निर्माण आप करते हैं, मिट्टी को सांचे में तब्दील करते हैं, एक उसको आकार देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कठिन कार्य है। इस कार्य को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाता है, कि वो क्या सोच होती है कि आप एक मिट्टी को, कच्ची मिट्टी को एक सांचे में तब्दील करके और एक आकार देकर अपनी बात को प्रदर्शित करते हैं? एक्चुअली मैं स्टोन कार्वर हूँ, मैं पत्थरों की मूर्तियाँ छिने थोड़ी से हम लोगों ने सीखा है, मशीन से बनाना नहीं। पर जो मिट्टी का काम है वो हमारी जो कास्ट करते हैं, मोल्ड बनाना होता है, कास्टिंग करते हैं, मतलब एक तरह से मूर्तियाँ पहले बनाए फिर उसका सांचा तैयार किए, तो मिट्टी थोड़ा सरल पड़ता है बनाना, बिगड़ गया तो सुधार लेते हैं। और अगर मिट्टी से हम पूरा बनाने की प्रक्रिया या सारी संरचना सीख लेते हैं तो फिर लकड़ी और पत्थर पे बनाना आसान हो जाता है। तो शुरुआत तो मिट्टी से ही करते हैं, लेकिन जब हम उस पर मिट्टी के टुकड़ों को चिपकाते हैं या लोंदे रखते हैं तो हाँ, एक स्टोरी दिमाग में चलती रहती है, एक्सप्रेशंस, उसके भाव क्या होने चाहिए, जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ये सब पहले से दिमाग में प्लान रहता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर गढ़ना चालू कर देते हैं। मिट्टी का तो ये है कि सिखाने और सीखने के लिए शुरुआत होती है, लेकिन जब हम पत्थरों पे छेनी हथौड़ी चलाते हैं वहाँ थोड़ी सी लापरवाही पूरे का पूरा काम बिगाड़ देता है। तो इस पे पहले हाथ को साधना, फिर मिट्टी से सीखना, फिर उसके बाद सॉफ्ट स्टोन और उसमें साधना हाथों को, फिर हम बड़े काम कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने लकड़ी के ऊपर भी कला का प्रदर्शन की बात की, कलाकारी करने की बात की, तो लकड़ी और बांस पे भी काफ़ी कलाकारियाँ देखी जा सकती हैं। तो इनको कैसे, इसमें किस क्षेत्र में कैसे जाया जा सकता है? आज अगर कई बार हम देखते हैं कि आजकल बेम्बू हाउस काफ़ी बन रहे हैं, बेम्बूस के कई डिज़ाइंस बन रहे हैं, तो बेम्बूस के लिए या फिर बांस के जो डिज़ाइंस हैं उनके लिए कैसे बनाया जा सकता है? एक्चुअली क्रिएटिविटी क्या होता है, सतत अभ्यास से, रचनात्मकता जिसको बोलते हैं, वो हम निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं। और बांस से बनाना, लकड़ी से बनाना, मिट्टी से बनाना, पत्थर से बनाना, आजकल तो फाइबर पे भी काम हो रहा है, मेटल पे भी हो रहा है। तो एक स्कल्प्टर कोई भी मीडियम यूज़ करे, माध्यम कोई भी इस्तेमाल करे, कोई भी माध्यम इस्तेमाल कर सकता है, वो एक अलग चीज़ है। हम अपने भाव को किस माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं वो अपनी जगह है। हाँ, इस पे ये ज़रूर है कि कुछ लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं कि नहीं, हमें बांस का ही काम करना है, हमें केवल लकड़ी का काम करना है। और एज ए टीचर, मतलब मैं तो सभी कुछ सिखाता हूँ, सभी चीज़ों में बनाना सिखाता हूँ। पर जो खुद बनाने वाले लोग हैं, आजकल है भी, ट्रेंड भी है, चलन कहना चाहिए है, कि लोग कहते हैं कि नहीं, इसका बांस पे नाम है, ये बांस पे काम करता है, ये लकड़ी पे काम करता है, पत्थर पे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई भी माध्यम इस्तेमाल करें आप, तो आपके भाव प्रदर्शित होने चाहिए और सब सरल है, कोई कठिन नहीं है। जिस तरह चूँकि मैं स्टोन कार्वर हूँ, छीनी हथौड़ी से पत्थरों को काटता हूँ, तो लकड़ी को साधना सरल है, बांस को भी वही है, लकड़ी वो भी है, साधना सरल है। इसके साथ क्या है, नेचुरल वुड आर्ट चल रहा है। तो जब सिलेक्शन होता है कि थोड़ा कम है, जैसे ये आपके सामने ये है, ये चंदन की लकड़ी है ना, तो ये टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों तक, तो मुझे लगा क्या बनना चाहिए, तो फिर इसको मैंने बनाया कि ये रंगमंच के इसमें पूरे भाव हैं, आप इसको घुमाते जाएंगे तो आपको विकृति भी दिखेगी, हास्य भी दिखेगा, है ना, आश्चर्य भी दिखे, तो बहुत सारे भाव, बहुत सारे एक्सप्रेशंस इसमें। हालांकि मैंने 9 लेने की कोशिश की, लेकिन शांत वाला नहीं आ पाया, 8 ही आ पाए हैं। तो अब ये नेचुरल वुड था, उस पर सोचना, उसको इमेजिन करना और फिर उसको उसकी कार्विंग करना, तो एक अभ्यास प्रयास से आ जाता है आदमी के दिमाग में। सर आपसे अब जानना चाहेंगे कि कई बार कई पेंटिंग्स हम देखते हैं, तो कई बार हमें उसे कहते हैं कि मॉडर्न आर्ट है, और नॉर्मल व्यक्तियों को वो समझ में नहीं आता है, वो समझ से परे रहता है। तो आखिर वो है क्या? क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति उस पेंटिंग को कहीं ना कहीं समझ से परे रहता है, लेकिन उसकी कीमत जब देखते हैं तो बताते हैं कि इस पेंटिंग की कीमत का लाखों में जा रही है, करोड़ों में जा रही है। तो ऐसा क्यों, क्या है उसमें? वो थोड़ा सा अब मैं 59 ईयर का हूँ, लेकिन अमूर्त और मूर्त, वैसे कहीं पढ़ा था कि आर्ट हैज़ नो रूल, कोई नियम नहीं है, लेकिन जब हम कैमरे से बराबरी करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं।
और मेरा मानना है, मतलब मेरा अपना सोचना है, क्योंकि ये हमेशा से ये मुद्दा बहस का हमेशा से रहा है और सब लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें बताई, तो मैं भी अपनी चीज़ बता दे रहा हूँ कि मॉडर्न आर्ट मेरी नज़र में जल्दबाजी में एक स्टोरी को दिखाया जाता है और सिंबलिज़म पे है, बिंब पे काम होता है, मतलब प्रतीकों पे काम होता है। और जो रियलिज़म पे जो लोग रियलिस्टिक बना रहे हैं, फिगरेटिव रियलिस्टिक लैंडस्केप जो बना रहे हैं, तो वो कलर कॉम्बिनेशन और उनकी एनाटमी, मतलब जो बनावट है शरीर की, चेहरे की, उसको बिल्कुल अध्ययन करके कि सामने वाले का चेहरा ऐसा है तो वैसी है, तो उस पर तो काफ़ी नियम का पालन करना पड़ता है। और अमूर्त में बस ये रहता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है। और अ, अमूर्त थोड़ा सा क्या है कि कलर लैंग्वेज, प्रतीक, हालांकि मैंने भी बनाए हैं और वहाँ पर कलाकार की अपनी सोच रहती है कि इसके पीछे, लॉकडाउन में मैंने ये जो पीछे रखा हुआ है चाबी, 2 चाबियाँ उल्टी हैं, उस पर चिड़िया है, चिड़िया मैं फड़फड़ा रही है कि मुझे निकलना है, तो वहाँ पर मेरी सोच अलग थी। लॉकडाउन सभी को मालूम था, सबको बंद कर दिया गया था, चाबियाँ खड़ी पड़ी थी, दुखी थी, तो वो भी पीछे आप देखेंगे, दिखाएंगे वो। तो इस तरह से कलाकार जो इमेजिन करता है तो उसको बताने की कोशिश करता है, तो उसको काफ़ी कलाकार समझते हैं। आम आदमी, आम जन थोड़ा सा उसको समझाना पड़ता है। पर दोनों ही तरीके हैं अपनी अपनी बात समझाने के लिए। जैसे कविताएं, गज़लें, कहानियाँ सब होती हैं, तो उसमें भी कई तरह के तरीके आ गए हैं। तो एक जब हमें थोड़ा सा क्लिष्ट रहता है, रस छंद अलंकार वाला जो पहले लिखा जाता था, तो उसको लोगों को समझाना पड़ता था, शब्दार्थ अलग हैं, भावार्थ अलग हैं। तो इसी तरह अमूर्त में भी क्या होता है, कभी कभी वो जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिख रहा है वो होता है, तो वो मिला जुला करके आर्टिस्ट बनाता है। तो इसलिए उसका जो मूल्यांकन होता है, तो उसके आधार पे ही होता है कि अरे अच्छा, इसमें इसने इतनी मेहनत की, इतना सोचा है, इसका मतलब ये है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और वैसे ज्वेलरी और ये आर्ट पीसेस, मतलब ये जो होते हैं, इसकी जो, ये मेरा मानना है कि इसका जो मूल्यांकन है वो पसंद नापसंद पे होता है। जिसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो वो कहेगा कि मुझे, हम लोग के साथ भी कई बार हुआ है कि 5,000 की चीज़ 50,000 में चली गई है। हम उम्मीद कर रहे थे कि चलो 5-10 हज़ार मिल जाएगा, पता चला कि 40,000 42,000 बिकी। सामने वाले की इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो बोल रहा था कि आप कोई भी पैसे ले लो, मुझे ये चाहिए। तो कीमत तो पसंद पे निर्भर है, और जो लोग उसको लेते हैं, जो पसंद करते हैं, तो वो बढ़ाते घटाते हैं। कलाकार तो अपने हिसाब से बना दिया एक बार, वो ये नहीं सोचता कि ये कितने में जाएगी। सर, अब आपसे अंतिम प्रश्न कि इस क्षेत्र में जो आज का युवा वर्ग है, जो कि 12th के बाद निकल रहा है, जो कि शिक्षा हासिल करके 12th के बाद बढ़ रहा है, तो वो इस क्षेत्र में कैसे जा सकता है, कैसे अपना भविष्य बना सकता है? देखिए, मैं सभी को ये कहूँगा कि इंसान का जो बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है, तो वो ईश्वर उसको सिखा के भेजता है नाचना, गाना और चित्र बनाना। आप देखेंगे 1 साल के बच्चे को देखिए, उसको कोई गाइड नहीं करता कि चित्र बनाए क्या। वो अकेला बैठेगा, मस्ती में झूमता रहेगा, मुँह से कुछ आवाज़ निकालता रहेगा, और वो जिसको लोग बोलते हैं गोदा गादी कर रहा है, तो वो करता है। फिर उसको जैसे माहौल मिलता है तो उसके हिसाब से अपना वो स्किल और डेवलप कर लेता है। मैंने अभी इसके पहले भी कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं। 72% जो पूरा मार्केट जो है फैशन और फैशन पे हो गया है, मेरा सोचना है। चाहे वो तमाम आवश्यकताओं के अलावा शौक की चीज़ें काफ़ी हैं, और वहाँ पर रचनात्मकता या क्रिएटिविटी या कलाकार की आवश्यकता है। रोज़ इतने बड़े कंपटीशन हो, इतना कंपटीशन है कंपनियों फैक्ट्रियों को लेकर के, तो वहाँ पर वो गाइड कर सकता है। और अपार संभावना है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इस पे स्कोप है। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि इसमें भी उतना जीविका आराम से चलेगी, सम्मान मिलेगा, और जो बच्चे इसको करना चाहते हैं उन्हें रोके ना, उनको ज़बरदस्ती बाध्य मत करे कि नहीं तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है। उनको छोड़ दें, वो देखेंगे कि वो इस फील्ड में भी बहुत नाम कमाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे, मेरा ये मानना है। और स्कूल में भी थोड़ा सीरियसली इसको लेना चाहिए। हालांकि काफ़ी स्कूल इसको अच्छे से मतलब वो कर रहे हैं,
और उनकी, क्योंकि क्रिएटिव पर्सन कुछ भी कर सकता है। और हमने ये देखा है कि जो आर्ट से जुड़े हुए बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प होती है और उनका स्वभाव काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। और ये जब उनको माहौल मिलता है बचपन से, और मतलब एक बेहतरीन इंसान होते हैं। क्योंकि मुझे करीब 35-40 ईयर हो गए हैं इस फील्ड में, तो मैंने तो ये महसूस किया कि इस फील्ड के लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। लोग भले पुराना, मतलब मैंने सुना था कि लोग कहते थे कि पागल हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े स्मार्ट होते रहते हैं वो अच्छे से समझते हैं, लोगों को समझते हैं, उनके अंदर भावुकता होती है, वो अच्छे से महसूस करते हैं। और मोस्टली लिखने पढ़ने वाले भी होते हैं, वो लिखते भी हैं। तो इस फील्ड को तो डेवलप करना चाहिए मेरे ख्याल से। सर, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे सुधीर सिंह जी, जिन्होंने कला विषय पर कहीं ना कहीं काफ़ी बारीकियों से अध्ययन किया है और अपने कहीं ना कहीं अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है कि कैसे चित्रकला क्षेत्र में भविष्य बनाया जा सकता है।